वेलकम टू विजय विक्रम क्लासेस। आज से संविधान के विकास का एमसीक्यू पढ़ना शुरू हो गया है। तो भारतीय संविधान का विकास, तो थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान का विकास हम यहाँ पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है, आज जो संविधान है वो कैसे प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमने क्या क्या प्रयास किया है। तो उसी के क्रम में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का विकास दो भागों में होता है। पहले जो है कंपनी के शासन के अधीन भारतीय संविधान का विकास होगा और फिर ताज के शासन के अधीन भारतीय संविधान का विकास होगा। तो अब हम 1757 से लेके 1858 तक के काल जो कंपनी के अधीन का है, उसके तहत क्या क्या विकास किया गया और क्या क्या परिवर्तन किया गया वो पढ़ेंगे। और फिर 1858 के बाद मतलब ताज, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन 1858 से लेके 1947 के बीच में क्या क्या विकास किया गया जो संविधान के निर्माण के लिए सहायक आधार बना। जो आज हमारा संविधान है उसका आधार यहाँ से बनना शुरू हुआ था। तो भारत में जो संविधान बन रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी ये शुरू कहाँ से हो रहा है? प्लासी के युद्ध से ये चीज प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो 23 जून 1757 में। कुछ डेट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको याद करना जरूरी होता है। जैसे 23 जून 1757, ये याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध प्रारंभ हो गया था। और किन किन के बीच में हुआ? अगला एमसीक्यू बनेगा कि किन किन के बीच में हुआ। तो कंपनी के बीच में हुआ और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ। तो यहाँ अगला प्रश्न बनेगा कि कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी कि जो युद्ध हो रहा, प्लासी का युद्ध हो रहा है, कंपनी की ओर से सेनापति कौन है और बंगाल के नवाब की ओर से सेनापति कौन है, या युद्ध का शासक कौन है। तो कंपनी की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की ओर से युद्ध लड़ने जाते हैं। प्लासी का युद्ध में कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव लड़ते हैं और बंगाल के नवाब की ओर से बंगाल के नवाब स्वयं, जिनका नवाब था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला स्वयं लड़ने गए। निर्णय क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव चालाकी से जीत जाएगा, क्योंकि इनके सिराजुद्दौला के सहयोगी मीर जाफर जो सेनापति है वो धोखा देगा और ये जीत जाएगा। ठीक है। अभी प्लासी का युद्ध जीतना, समझ लीजिए पूरे बंगाल, मद्रास और बंबई के क्षेत्र पर अधिकार कर लेना जो है कंपनी के लिए बहुत आसान हो गया। अब कंपनी का शासन बंगाल, मद्रास और मुंबई तक फैल गया। तो प्लासी का युद्ध किसने जीता? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जीता। अभी बता चुके आगे, चालाकी से जीता है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न बनेगा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अब भारत पर ब्रिटिशों का नींव पड़ना प्रारंभ हो गया है। तो पहला परिवर्तन होगा कि बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। एक, दूसरा, भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो गई। और तीसरा, दो ये भी इसमें करते हैं। एक प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि प्लासी, एमसीक्यू बनता है कि प्लासी कहाँ पर स्थित है। तो प्लासी कहाँ है? तो प्लासी की बात करें तो प्लासी पश्चिम बंगाल के वर्तमान में नदिया जिले में स्थित है। और एक प्रश्न बनता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे लड़ा गया। तो वो नदी है भागीरथी नदी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब देखना जितने भी एमसीक्यू आएंगे ये सब यहीं से फंसेंगे, आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, ब्रिटिशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध और भारतीयों के लिए बहुत बुरा युद्ध, वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, अब प्रश्न बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। बक्सर कहाँ पे है? बक्सर बिहार में एक जिला है, आज वर्तमान में एक जिला है, जो यूपी के जो मिर्जापुर क्षेत्र है, इन क्षेत्र से सटा हुआ है। अब अगला प्रश्न बनेगा इसमें कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे। तो कंपनी भाग लिया था और भारत के सम्राट, भारत के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लिए थे। और
तब अगला प्रश्न बनेगा कि कंपनी की ओर से कौन लड़ा था? तो मेजर हेक्टर मुनरो कंपनी की ओर से लड़ा था, ये उसका नेतृत्व कर रहा था। इधर भारत की ओर से 3 महत्वपूर्ण शासक लड़ रहे थे। एक मुगल सम्राट स्वयं लड़ रहे थे, दूसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम स्वयं लड़ रहा था, तीसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी लड़ रहा था। ये उस समय की सबसे ताकतवर लोग हैं जो तीनों इकट्ठा होकर बक्सर में हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध लड़े। परिणाम क्या हुआ कि इसमें बक्सर का युद्ध किसने जीता? तो हेक्टर मुनरो ने जीता। वही परिणाम यही हुआ कि हेक्टर मुनरो जीत गया। अब हेक्टर मुनरो को जीतने के पश्चात क्या परिवर्तन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि यहीं से भारत के इतिहास पे एकदम धब्बा लगने वाला है। तो ये 3 लोग हैं, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड है, मीर कासिम है जो बंगाल का नवाब है, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आगे प्रश्न बनेगा कि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे, ये ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला कहाँ किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो अवध के नवाब थे जो अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर अगला कि कंपनी द्वारा संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया गया। बक्सर का युद्ध ही नहीं, समझ लीजिए संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का आधार बनेगा ये। फिर यहाँ से कुछ नोट है जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना जरूरी है। ये बातें हैं कि भारत पर शासन बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर विभिन्न एक्ट लाकर नियंत्रण किया तथा यही भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी या चरण का प्रारंभ हुआ। अब देखो जो पीछे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बताया गया है, ये क्या है? वो आधार बनाएगा जो भारत में संविधान का निर्माण करेगा। तो उसके तहत इन लोगों ने समय समय पर नीति लगाकर भारतीय शासकों और भारतीय जनता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। तो उसी में पहला इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। इसको लाकर उन्होंने पहला कंट्रोल किया। तो प्रश्न ये बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न बनेगा कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब लागू किया गया? अभी क्या है कि अब तक भारत में निर्णय कंपनी पूर्ण रूप से ले रही थी, ब्रिटेन की सरकार का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। उसी को कम करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर अधिकार, कंपनी के निर्णय पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अगला, भारत में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिल गई? अब पहले कंपनी आई थी व्यापारिक कार्यों के लिए, बट अभी क्या हो रहा है? प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य, 2 कार्यों को भी करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। किस माध्यम से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्या है कि जो इनके अधीन क्षेत्र थे, जैसे मुंबई था और मद्रास था और बंगाल था, तो बंगाल के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर और मद्रास तीनों क्षेत्र के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कार्य करेंगे, अर्थात कोई भी कार्य होगा इनकी अनुमति से कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा वही बंगाल और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जैसा कि ये बता चुके हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, एक बात यहाँ बता दो कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं, लेकिन अंतिम गवर्नर भी हैं और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया? तो 4 सदस्यीय, जो 4 सदस्य ऐसे होंगे, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्य बढ़ जाएगा तो काम बढ़ेगा, तो काम की सहायता के लिए 4 लोगों की नियुक्ति की जाएगी।
तो उसके लिए एक परिषद बनाया जाएगा। तो परिषद होगी तो इसमें 4 लोग होंगे। अब 4 कौन-कौन लोग हैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ये फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मानसन है और वॉरवेल है। ये आप कैसे करेंगे? एक तो भाई साहब फ्रांस से आए हुए हैं। एक क्लेवरिंग, अंग्रेजी में क्लेवर मतलब चालाक बोला जाता है। क्लेवरिंग मतलब चालाक है। एक मानसिंह का पुत्र है मानसन। एक वॉरवेल, ये सिंचाई से संबंधित व्यक्ति है तो वॉरवेल इसका नाम है, ऐसे याद कर लेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एलिजाह इम्पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलिजाह इम्पे कलकत्ता के प्रथम उच्चतम न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न बनेगा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के कुल कितने सदस्य थे? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में कुल 3 सदस्य थे। मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। उनकी सहायता के लिए 3 सदस्य थे। एक है, उनका नाम है चेम्बर्स है। ये भाई सब चेम्बर्स में रहते हैं। और चेम्बर कहाँ रहता है? हाइड, छिपा रहता है। और लिमेस्टर एकदम चिपके रहते हैं कुर्सी से। 3 लोग चेम्बर्स हैं, हाइड हैं और लिमेस्टर हैं। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत देना प्रतिबंध कर दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें कहानी थोड़ी सी है कि ये लोग यहाँ पे आते हैं और कंपनी के कार्य करते भी हैं, लेकिन ये इतना पैसा कमा लेते हैं चोरी बेईमानी करके, लूट करके, कि ये अपना अपना बिजनेस भी शुरू कर दिए थे। तो उनको इस एक्ट के द्वारा बंद करवा दिया गया। कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या किया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। मतलब एक पद का सृजन किया गया। पद का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक एक्ट ही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्योंकि अभी क्या हुआ कि 1773 की जो समस्याएं थी ना, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के माध्यम से सही करने का प्रयास किया गया। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ। किस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की नीति को लागू किया गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब ये दोहरा प्रशासन क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए। दोहरा प्रशासन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अर्थात अब शासन 2 विभाग द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एक विभाग का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक विभाग है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो होगा ना, ये क्या कार्य करेगा? तो केवल व्यापार का मामला देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा, ये केवल राजनीतिक मामला देखेगा। ये 2 मामले देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त करने का अधिकार लागू किया गया? कहा गया कि भाई अब जो इसका हेड बनेगा तो वो जो है उसकी बात सब लोग मानते नहीं थे, तो उसको सही करने के लिए 1786 के अधिनियम में अधिकार दे दिया गया कि अगर जो मुख्य गवर्नर जनरल होंगे, वो उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। किस गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई? तो वो है लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस अमेरिका के युद्ध से ने बहुत इनका प्रभाव था। इसलिए जब ये आए तो अपनी शर्तों पे आए थे। अपनी शर्त पे आए तो इन्होंने कहा कि मुझे न केवल मुझे गवर्नर जनरल का पद चाहिए, बल्कि साथ में मुझे मुख्य सेनापति की शक्ति भी चाहिए। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा आप देख रहे हैं अब ब्रिटिश धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। अब ये हावी हो रहे हैं। अब पहले तो क्या था कि अपने पैसे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो पैसा देती थी उससे ये लोग अपना वेतन देते थे। लेकिन अब 1793 में इन्होंने कहा कि अब भारत का शोषण बेहतर प्रारंभ हो गया। इन्होंने काम शुरू कर दिया कि अब 1793 के अधिनियम के द्वारा जो भी कर्मचारी होंगे उनका पैसा भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा।
कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी अब पूर्व के दिशा की ओर व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन कंपनी के जो लोग थे बहुत संपन्न थे, बहुत ही उनकी पकड़ थी, तो उन्होंने प्रयास किया कि कुछ तो उन्हें मौका दिया जाए। तो उन्हें फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चीन के साथ व्यापार करने और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने, ये दो क्षेत्रों में उनका एकाधिकार बना रहा। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति प्राप्त हो गई? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ये काल है जब जब अब ब्रिटिश आ रहे हैं और अपने यहाँ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, और उसको अनुमति मिल गई, अनुमति दे दिया गया, यहाँ से भारत में अब ईसाईकरण शुरू हो जाएगा। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में 1833 के चार्टर्ड अधिनियम बना दिया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वही जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम में बना दिए जाएंगे। किस अधिनियम द्वारा सरकारी पदों पर जाति, नस्ली, जन्मस्थान, वर्ण के आधार पर सेवा की शर्तों को हटा दिया गया? तो 1833 के अधिनियम में। तो अब फिर प्रश्न बन गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल, देखिए ध्यान रखना, या बंगाल बोल रहा हूँ या भारत बोल रहा हूँ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कंपनी का दक्षिण पूर्व एशिया से संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर दिया गया, दे दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले को। तो इसी में प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन बना? मैकाले बना। भारत से दास प्रथा का अंत किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत से दास प्रथा का अंत कर दिया गया, परंतु अंतिम रूप से इसको खत्म कब किया गया? अंतिम रूप से कब खत्म किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1843 के अधिनियम के द्वारा। इसमें खत्म कर दिया जाएगा धारा 5 के तहत। गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाएंगे किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब आगे शुरू होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 में। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? 1854 में की गई। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को दो भागों में बांट दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। एक है विधायी, एक है प्रशासनिक। देखो यहीं से आधार बन रहा है कि एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये आधार बन रहा है, ध्यान रहे। अब किस अधिनियम, गवर्नर जनरल की परिषद में कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया? 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। इन्हें ही विधान पार्षद कहा गया। देख रहा है, अब यहाँ से आधार बनना शुरू हो रहा है कि भारतीय संविधान की ओर हम लोग बढ़ना शुरू कर गए। देखो यहाँ तक का जो इतिहास है ना, यहाँ तक का जो इतिहास है वो 1857 से 1853 के बीच जो कंपनी के द्वारा जितने भी अधिनियम और चार्टर लाए गए हैं वहां तक बताया गया है। अब आपको देखना है, अब इसके आगे शुरू होगा ताज के अधीन पारित अधिनियम।